सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बे सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मोती लुधवानी जी 22 तारीख को फिर हमारे एक शहर में एक और इमारत का स्लैब गिरा, मानस टावर, जिसके स्लैब गिरने से 4 लोगों की वहां पर दबकर दर्दनाक मौत हो गई। अब काफ़ी समय से इस धोखादायक इमारतों के विषय पर काम कर रहे हो, यहाँ तक कि मंत्रालय तक आपकी काफ़ी सारी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन आप यह जो हादसा हुआ, आप इसमें किसे जिम्मेदार मानते हैं? राजेश भाई, ये जो 22 तारीख को जो हादसा हुआ है, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और सबसे बड़ी बात है, ये पहली बार हादसा हमारे शहर में नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि शहर में बार बार बारिश के महीने में, मानसून में बिल्डिंगें, हमारे शहर में जो बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी बिल्डिंग डेंजरस हैं, काफ़ी बिल्डिंग धोखादायक डिक्लेयर की हुई है। हमारा शहर आज एक बहुत बड़े वाल्कनो है, एक बहुत बड़े मतलब बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। उस पर पता नहीं चलता है बिल्डिंग कब गिरेगी, कब हादसा होगा। तो उसी सिलसिले में ये भी हादसा हुआ है। आज जो ये बिल्डिंग डेंजर थी, वो उसमें लोग दब के मर गए, लेकिन इसमें किसी को, शहर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। शहर में ऐसा कोई, हमारे शहर में ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसे कोई कायदे कानून, ऐसा कोई रिलीफ सिस्टम नहीं है कि इसको रोका जा सके। अक्सर देखा जा रहा है कि एक ही बिल्डिंग का पोर्शन ऊपर से नीचे तक आ जाता है। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, आप देखेंगे तो उल्लासनगर में जो भी एक बिल्डिंग, लगभग आज 50-60 बिल्डिंगें जो कोलैप्स हुई हैं, वो सब मेजॉरिटी बिल्डिंग में स्लैब कोलैप्स हुआ है। किसी का भी पिलर या बीम कोलैप्स नहीं हुआ है। उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि उस समय जो बिल्डिंगें बनी थी, जो इलीगल बिल्डिंगें बनी थी, उसमें कॉरपोरेशन ने कुछ लीगल एक्शन के जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए थे, उसमें उन्होंने कुछ पोर्शन स्लैब का उन्होंने वहाँ पे डिमोलिश किया था। लेकिन बाद में उन्होंने, बिल्डर्स ने मिलके, अधिकारियों से मिलके, जो नगर सेवक पॉलिटिशियन से मिलके, कुछ ब्राइब वगैरह करके, करप्शन करके उन्होंने वो टुकड़ा बनवा लिया, और वो टुकड़ा बन गया। और वो बिल्डिंगें वैसे ही डेंजरस थी। बिल्डिंगें उस टाइम में उलवा रेती से बनी हुई थी, मटेरियल सब स्टैंडर्ड यूज़ किया हुआ था, बिल्डिंगें इलीगल थी, एक FSI की जगह 4 FSI यूज़ किया हुआ था। ये सब मिला के ये बिल्डिंगें, जो आज जो बिल्डिंगें गिर रही हैं, इसके जो कारण है, वो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ कॉरपोरेशन की गलती है, कुछ बिल्डरों की गलती है, कुछ मटेरियल की गलती है। ये सब मिली जुले कारण से ये बिल्डिंगें गिर रही हैं। लेकिन इसकी सजा किसे मिल रही है? इसमें जो गलतियां हैं वो पूरे के पूरे प्रशासन की हैं, नगर सेवकों की हैं, नेताओं की हैं, सिस्टम की हैं। लेकिन सज़ा जो मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने फ्लैट खरीदा, जो इनोसेंट आज उल्लासनगर के जो सिटीजन्स हैं, जो फ्लैट ओनर्स हैं, बगैर किसी उनकी गलती के ये बिल्डिंगें बनाने दी गई। ये बिल्डिंगें अपने आप नहीं बनी है। मानस टावर जैसे बिल्डिंग गिरी तो वहाँ पे मनपा आयुक्त अजीत शेख ने मीडिया को एक बयान दिया कि इस इमारत को नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के बावजूद उन्होंने इमारत खाली नहीं की और वो वहाँ पर चोरी छुपे रहते थे। तो क्या कोई ऐसा शहर में, इमारत में, किसी इमारत में चोरी छुपे रह सकता है? सर, कोई, पहली बात तो चोरी छुपे, अपने बिल्डिंग के जो लोग हैं, अपने घर के मालिक हैं, चोरी छुपे रहना, ये सब शब्द बोलना, ये शर्मनाक है। ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। वो मजबूर हैं, जो रह रहे हैं बिल्डिंग में, जो लोग हैं। पहली बात, प्रशासन जो भी स्टेप लेता है, प्रशासन बिल्डिंग सील करता है। लाइट पानी काटने के बाद कोई नहीं रह सकता, सबसे बड़ी बात ये है। उसके अलावा जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो मजबूर हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग डेंजर डिक्लेयर हो गई, नोटिस हुआ, नोटिस दिया गया, उसके बाद भी वो क्या करेंगे? वो कहीं बाहर जा नहीं सकते। बाहर जाएंगे तो उनको 8-10 हज़ार, 10-12 हज़ार रेंट भरना पड़ेगा। वो इतनी उनकी क्षमता नहीं है कि रेंट भरे, तो इसलिए मजबूर होकर वहाँ पे रह रहे हैं, चोरी छुपे रह रहे हैं। ये सब शब्द बोलना, जो बिल्डिंग में टैक्स भर रहे हैं, आपको टैक्स देते हैं, जो लीगल ओनर हैं, उनके बारे में ये कहना, ये काफ़ी शर्मनाक है। इन इमारतों को जिनको नोटिस दी गई है, क्या जब उनको नोटिस मिल जाती है तो ऐसे लोगों का पुनर्वसन करना क्या कारपोरेशन कर सकती है? इसके लिए कोई प्रावधान है? ये जो भी बिल्डिंगें खाली हो रही हैं, जितनी भी बिल्डिंग हमारे शहर में धोखादायक हैं, हमारे शहर की सबसे बड़ी गलती, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे शहर में कोई भी रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास की व्यवस्था है ही नहीं। आज लास्ट 10-15 साल से, 2006-2007 से धोखादायक बिल्डिंग का सिलसिला चालू है। जो पहले गुडमैन्स कॉटेज जब गिरी थी 2006 में, तो आज 15-16 साल हो गए। उसके बाद शहर में लगभग 60 इमारतें, 70 इमारतें गिर चुकी हैं और 50-60 इमारतें खाली करा दी गई हैं। टोटल लगभग 125 बिल्डिंगें खाली करा दी गई हैं या गिर चुकी हैं।
उसके बाद भी ये इतनी सारी बिल्डिंगें जब खाली होती हैं उसमें कम से कम 12-15 हज़ार लोग रहते थे, लेकिन एक भी परिवार को, एक भी सिटीज़न को आज तक कॉरपोरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी रिहेबिलिटेट नहीं किया गया है, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला है। कोई इंसान गुजर गया, किसी घर में कोई इंजर्ड हुआ, किसी को घर खाली करना पड़ा। सरकार की कॉरपोरेशन हर साल अपने बजट के अंदर ऐसे पुनर्वासन के लिए कुछ अमाउंट रखती है, क्या है वो, आपको इसके लिए जानकारी है? देखिए, पुनर्वास के लिए पहले कोई ऐसा व्यवस्था नहीं थी। 2019 की फरवरी में हमने एक मांग रखी थी कि शहर में, क्योंकि हमारे शहर में कम से कम 500,000 धोखादायक बिल्डिंगें हैं, इतनी सारी बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, तो एक शहर के बजट में, हमारे यूएमसी के जो 1100 करोड़ की बजट है, उसमें एक फ़ंड होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए धोखादायक बिल्डिंग वेलफेयर फंड। और उस शहर की बजट के हिसाब से मैंने 1 to 2% अमाउंट ऑफ बजट, समझो बजट 1000 करोड़ की है तो मैंने 10 से 15 करोड़ की मांग की थी। लेकिन उनको शहर में जो भी उनको खर्चे करने हैं, जहाँ भी उनको लगता है कि उनको खर्चे करने से फ़ायदा होगा, वो वहाँ पे उनको खर्चा प्रोविजन करते हैं। लेकिन धोखादायक बिल्डिंग वेलफेयर फंड के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रखा था, वो भी 1 करोड़ किसी ने यूज़ नहीं किया, वो लैप्स हो गया। पिछले महीने 25 तारीख को कोमल पार्क इमारत गिरी और आज 22 तारीख को फिर मानस टावर गिरी। इस एक महीने के अंदर अंतराल में 3 हादसे हुए जहाँ 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 25 तारीख को जो मानसून सत्र का अधिवेशन था विधानसभा में, वहाँ पे मुख्यमंत्री ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए थे, धोखादायक इमारतों के रीडेवलपमेंट पॉलिसी हो, रेगुलाइजेशन हो, लेकिन 1 महीना हो चुका, उसका इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हुआ, कोई जीआर की कापी नहीं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये काफ़ी दुखद है कि ये धोखादायक बिल्डिंग का सिलसिला कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है 2006 से चल रहा है। 2009 में सन्मुख सदन बिल्डिंग गिरी, उसमें 2 लोग की मौत हो गई। उसके बाद 2011 में शीशमहल बिल्डिंग गिरी जिसमें 7 बच्चे चपेट में आ गए, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। ऐसे करके करके आज 50 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 बिल्डिंगें जब गिर चुकी हैं, 120 बिल्डिंगें खाली हो चुकी हैं, उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री को ये इसमें डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है। ये लास्ट ईयर 2 बिल्डिंगें गिरी थी, एक मोनिका पैलेस और एक साई शक्ति इमारत, जिसमें कम से कम 5 और 7 12 लोग की मृत्यु होगी। उस वक्त शिंदे साहब जो हमारे उस टाइम के यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने तभी अनाउंसमेंट किया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो 15 दिन में इसका डिसीजन लेगी। ये अनाउंसमेंट उन्होंने जून 2021 में किया था। अभी जून 2021 से आज तक 15 महीने हो चुके हैं। वो कुछ उसका वो पूरा का पूरा कमेटी ने रिकमेंडेशन करके दिसंबर महीने में उनको पूरा का पूरा मसौदा तैयार करके दे दिया है। दिसंबर के बाद मार्च महीने में वो कभी भी अनाउंस हो सकता था, वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ। उसके बाद जून महीने में सरकार बदली हो गई। जून महीने में सरकार बदली होने के बाद लास्ट मंथ, जैसे आप बता रहे कोमल पार्क का हादसा हुआ, उसी दिन 25 अगस्त को मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया कि जीआर हम दे रहे हैं। लेकिन वो 25 तारीख अगस्त से लेकर आज 24 तारीख, 1 महीने में 3 बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, 6 लोगों की मौत हुई है, फिर भी मुख्यमंत्री को इसमें सीरियसनेस नहीं दिख रही है। ये काफ़ी दुखद बात है। मुख्यमंत्री ने जो अध्यादेश पढ़ा उसमें कुछ पेनल्टी का जिक्र किया था, क्या उतनी पेनल्टी हमारे शहर के लिए वाजिब है? राजेश भाई, मुख्यमंत्री ने जो जीआर में पेनल्टी डिसाइड की है वो 2200 पर स्क्वायर मीटर, मतलब अराउंड 210 पर स्क्वायर फीट है। ये इतना बड़ा अमाउंट है जो उल्लासनगर का कोई भी सिटीज़न नहीं पे कर सकता है। ये पेनल्टी का जो अमाउंट है, इसमें बहुत बड़ी कंस्पायरेसी लग रही है। क्योंकि आप अगर देखेंगे 2006 में जब ये कानून आया था, उस वक्त ये पेनल्टी 40 से 50 रुपया थी और फिर 40 से 50 रुपया कोई भी इंसान, कोई भी बिल्डिंग वाला नहीं पे कर पाया। हार्डली कुछ, मेरे हिसाब से गिनी चुनी 20, 25, 50 इमारतों ने पैसे भरे, जो जिनके प्राइवेट बंगलो थे। एक भी बिल्डिंग ने पैसे नहीं भरे। तो इसका रेगुलेशन तभी फेल हो गया, उसका कारण ही ये हाई पेनल्टी थी। उसके बाद 2019 में वापस जब ये जीआर आया रेगुलेशन का, तब ये पेनल्टी 150 पौने 200 थी और वो भी सिर्फ ज़मीन पे ये पेनल्टी ज़्यादा थी, वो भी उस टाइम किसी ने नहीं भरी। और वापस सेकंड टाइम ये जीआर फेल हुआ, उसका कारण पेनल्टी था। तो वापस तीसरी टाइम अब जीआर आ रहा है, उसमें इन्होंने अभी जीआर की कॉपी तो हमने देखी नहीं है, लेकिन जो पेनल्टी जो बढ़ाई गई है, क्या इसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे शहर के जो आसपास के शहर हैं, वहाँ पे जो बिल्डर अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, क्या यह उसके जिम्मेदार हो सकते हैं? देखिए, मैंने सुना है ऐसा कि जानबूझ के बार बार हमारे शहर का जो रेगुलेशन का प्रोसेस है, रीडेवलपमेंट पॉलिसी है, जो एफएसआई का इशू है, इनको जानबूझ के बार बार डिले किया जा रहा है। क्योंकि 15 साल डिले होना कोई मामूली बात नहीं है। अगले साल जून महीने में अनाउंस किया जाता है कि 15 दिन में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा और 15 महीने में कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो ये जो डिले हो रहा है, ये डिले क्वेश्चनेबल है। इसमें कंस्पायरेसी दिखती है कि कोई बिल्डर लॉबी है शायद, जो चाहती है उल्लासनगर के लोग बाहर शिफ्ट हों और वहाँ के उनके टावर्स बुक हों, वहाँ पे जो उनके फ्लैट जो चल रहे हैं, अंबरनाथ एरिया या कल्याण एरिया या खड़कपाड़ा एरिया या आप मारल में जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, शायद वो बिल्डर लॉबी का कुछ इसमें हाथ हो। क्योंकि अगर ये बार बार पेनल्टी की वजह से ये रेगुलेशन फेल हो रहा है, तो पेनल्टी इतनी क्यों लगा रहे हैं जब ये जनता के हित की बात हो रही है? पहली बात तो जो बिल्डिंग गिर गई
जो बिल्डिंग आज वीक है उसको पेनल्टी की ज़रूरत क्यों है? बिल्डिंग डिमोलिश हो चुकी है, उसको रेगुलाइज पेनल्टी किस लिए? उसको तो सिर्फ रीडेवलपमेंट होनी चाहिए। तो उनको पेनल्टी लगाना इलॉजिकल है, वो एलिजिबल ही नहीं है रेगुलाइज के लिए। उनको सिर्फ सिंपल रीडेवलपमेंट परमिशन देनी चाहिए, उनको डायरेक्ट रेगुलाइज करना चाहिए विदाउट पेइंग एनी पेनल्टी। और ये जो पेनल्टी जो 210 रुपया है, ये भी नॉर्मल बिल्डिंग जो आज मजबूत बिल्डिंग है उसमें भी ये पेनल्टी है, इसको मिनिमम 50% रिड्यूस करना चाहिए। 60 से ज़्यादा बिल्डिंगें गिर चुकी है या खाली कराई जा चुकी हैं, और भी कई बिल्डिंगों को नोटिस दिया हुआ है जो खाली कराने वाले हैं या हो चुकी हैं, लेकिन अब तक भी इनमें रहने वाले फ्लैट धारक और जो दुकानदार है उनकी टैक्सेस अब भी चालू है। हालांकि देखा गया कि वहाँ पे मलबा है, बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, लेकिन टैक्सेस चालू है। तो ये क्या प्रशासन की फेल्यूर है? प्रशासन को कुछ पता ही नहीं है शहर में क्या हो रहा है। प्रशासन को एक ही चीज़ पता है कि कैसे लोगों से टैक्स अनाप शनाप टैक्स वसूला जाए। यूज़र टैक्स लास्ट ईयर उन्होंने ऐड कर दिया, वो कोई रीज़न नहीं था, वो लॉजिकल नहीं था, क्योंकि हमारे शहर में कोई गार्बेज मैनेजमेंट व्यवस्था ही नहीं है, उसमें वो अलग इशू है। उसके अलावा आज इतनी सारी बिल्डिंगें खाली हो चुकी हैं। 2010 और 2011 की एक बिल्डिंग का मैंने इंक्वायरी किया टैक्स का, तो उसमें उन्होंने 75 लाख टैक्स ऐड किया था। 2011 से लेकर 2022 तक 11 साल की टैक्स उसमें 75 लाख ऐड की हुई है। अभी वो बिल्डिंग में मेंबर्स बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, लेकिन वो टैक्स की वजह से बिल्डिंग नहीं बिक रही है। तो इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि शहर में क्या हो रहा है। कुछ भी अनाप शनाप टैक्स, जो बिल्डिंग खाली है, जो डिमोलिश हो चुकी है, जिसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, उसमें टैक्स लगा रहे हैं। तो प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से जो व्यवस्था शहर में चल रही है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, बिल्कुल भुगत रहे शहर के लोग। बिल्कुल इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, इसमें हमारे नगर सेवक जिम्मेदार हैं, इसमें हमारे अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसमें हमारे नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे किसी ने भी फोकस नहीं किया है। और इसमें इस सब्जेक्ट को आज प्रॉब्लम को स्टार्ट हुए 15 साल हो गए। 15 साल इतना बड़ा समय लग गया और आपको सोल्यूशन पता नहीं है। देखा गया है कि इन बिल्डिंगों के जो हादसे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई भी रिलीफ फंड नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ रिलीफ फंड के लिए हमारी कारपोरेशन या और कोई व्यवस्था इनके लिए कोई व्यवस्था कर सकती है? देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट से जब मांग की गई लास्ट ईयर, जो लोग मरे थे 12 लोग मरे थे, मोनिका पैलेस में 5 और साई शक्ति में 7, तो उस टाइम में हमारे जो यूडी मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे जी, जो आज मुख्यमंत्री हैं, और कुमार आलानी, इन सब ने अनाउंस किया था कि 5-5 लाख सबको मिलेगा। लेकिन वो 5-5 लाख की जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट हो गई। उनका कहना था कि बिल्डिंगें इलीगल हैं। अब जब कोई हादसा होता है तो हादसा बिल्डिंगें इलीगल ये कारपोरेशन की वजह से बनी है, इसमें पब्लिक की कोई गलती नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो हमारे शहर के जो नेता हैं उनको मिलकर ये स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए कि जो भी हादसा होता है उसमें कुछ हमारी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 5 लाख रुपया राशि इनको मिलनी चाहिए। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट समझो वो आनाकानी कर रही है, हमारे शहर की जो कारपोरेशन है उसमें 1100 करोड़ की बजट है, उसमें 10 से 15 करोड़ अगर ये लोग वेलफेयर फंड क्रिएट करते हैं, जो कोई भी हादसा होता है तो उनको इमीडिएटली ये 3 से 5 लाख रिलीफ इनको देना चाहिए। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से इनको 5 लाख रिलीफ की मांग करनी चाहिए। उसके अलावा एक और प्रावधान है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्सग्रेशिया 2 लाख मिल सकता है। तो तीनों को मिला के 10 से 15 लाख पर सिटीजन जिसके घर में भी कोई हादसा हुआ है उनको मिलना चाहिए। ये हमारे शहर के नेता कर सकते हैं, उनको हमारे खासदार से फॉलोअप करके, हमारे मुख्यमंत्री से फॉलोअप करके, क्योंकि मुख्यमंत्री खासदार जो हैं उन्हीं के परिवार में मुख्यमंत्री हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट से भी रिलीफ मिल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीफ मिल सकता है। उसके अलावा यूएमसी में 10 से 15 करोड़ तो आप खुद बना सकते हैं। आप शहर में जो यूएमसी का काम है वो खुद कर सकते हैं। ट्रांजिट कैम्प आप खुद बना सकते हैं। 20 करोड़ का आपका प्रोविजन ट्रांजिट कैम्प में रखा हुआ है। आपको 15 साल में ट्रांजिट कैम्प बनाने के लिए किसने रोका है? वहाँ पे आपको कोई मुख्यमंत्री की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो पैसा आप खुद डाल के ट्रांजिट कैम्प बना सकते हैं। आज आपने लास्ट ईयर जून महीने में ट्रांजिट कैम्प का आपने जीबी में पास किया। अधिकारी कहते हैं कि हमारे शहर में ट्रांजिट कैम्प बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। मैं और हमारे आर्किटेक्ट की लॉबी, हम आपको 100 ज़मीन प्रोवाइड करते हैं। समझो कोई ज़मीन में गार्डन की रिजर्वेशन है या कोई भी रिजर्वेशन है, कमिश्नर को पूरा पावर है, वो पूरी की पूरी रिजर्वेशन चेंज करके उसको ट्रांजिट कैम्प रिजर्वेशन कन्वर्ट करके एक अच्छी ट्रांजिट कैम्प बनाई जा सकती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फंड्स की ज़रूरत है। वो भी हमारी कारपोरेशन में 20 करोड़ इन्होंने डाला है। 20 करोड़ अगर हर साल डालते हैं तो 3 साल में 50-60 करोड़ की ट्रांजिट कैम्प 700-800 फ्लैट की बन सकती है। उसमें मुख्यमंत्री से फंड्स लिया जा सकता है, एमएलए फंड से लिया जा सकता है, खासदार फंड लिया जा सकता है। आपके चैनल के माध्यम से हमारे शहर के जितने भी नेता हैं जिनको पब्लिक ने वोट देके चुना है, उन सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आज सबको मिलकर शहर को बचाने की ज़रूरत है। आज शहर में धोखाधड़ी का मुद्दा इतना सीरियस 15 साल से है, इसमें इतने लोगों ने जाने गंवाई हैं। आज भी शहर में कम से कम 1000 बिल्डिंगें हैं जिनको रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो सब मिलकर शहर में ऐसा व्यवस्था करें कि शहर में एक अच्छी रीडेवलपमेंट की पॉलिसी हो, शहर में रेगुलराइजेशन रीस्टार्ट हो विथ मिनिमम पेनल्टी, शहर में एक ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था हो। शहर में 800 से 1000 बिल्डिंग अगर शहर में फ्लैट्स की एक ट्रांजिट कैंप बन जाती है, जिसमें कोई भी इंसान कोई भी बिल्डिंग जो डेंजरस है उसमें खाली करके वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, तो कोई भी इंसान मजबूरी में वो डेंजरस बिल्डिंग में रह के रिस्क नहीं उठाएगा। शहर में मिल के आज अगर
सही पॉलिसी आ जाती है, शहर में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक रेगुलराइजेशन रीडेवलपमेंट की सही पॉलिसी आती है, तो 1000 बिल्डिंगें जो तोड़ के बनाई जाएंगी, उसमें रोड भी बड़े होंगे, शहर में एक व्यवस्था बनेगी, शहर में एक अच्छा माहौल बनेगा। तो आज शहर में मिलके सबको एक नई सोच के साथ सबको मिलके रिलीफ देने की ज़रूरत है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।